Hello guys, this is Shubham Gitte. Welcome to the third episode of Financial Crisis of 2007. Before moving further, हम देखेंगे कि हमने एक्चुअली पहले दो एपिसोड्स में क्या देखा था। सबसे पहले एपिसोड में हमने देखा था कि मॉर्गेज वर्क कैसे करता है, फिर हमने देखा कि सीडीओज क्या रहते हैं। ठीक है, अभी इस एपिसोड में हम देखेंगे कि चेन ऑफ इवेंट्स दैट एक्चुअली कॉज्ड द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007। उससे पहले देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वर्क कैसे करता है। सो लेट्स स्टडी लॉ ऑफ डिमांड फर्स्ट। लॉ ऑफ डिमांड इज रियली बेसिक. एज द प्राइस गोज अप, the demand for that product in that market will be less. अभी देखो, प्राइस 50 है, ठीक है, तो प्राइस 50 है मतलब मैं अगर इधर से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो क्वांटिटी डिमांडेड सबसे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 30 और 25 के बीच में है। लेकिन अगर प्राइस 300 है तो मैं अगर ये लाइन ड्रॉ करता हूँ तो क्वांटिटी डिमांडेड इज लिटरली 10 कंपेयर टू 30। अभी 12th के इकोनॉमिक्स के बुक में आप पढ़ोगे तो आपको एक अजम्पशन मिलेगा सिटेरिस पैरेबस बोल के। उसका मतलब क्या है कि प्राइस और क्वांटिटी यही फैक्टर्स कंसिडर करेंगे अगर हम डिमांड के फंक्शन के बारे में बात कर रहे हो तो। अब सिटेरिस पैरेबस क्या बोलता है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मतलब क्या कि बायर की इनकम या मार्केट की कंडीशंस या द सप्लाई दैट हैज़ बीन डिलीवर्ड बाय द सप्लायर, ऐसी सारी कंडीशंस जो कि एक्चुअल रियल लाइफ में डिमांड के फंक्शन को अफेक्ट करती है, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम स्ट्रेट अवे प्राइस और क्वांटिटी को कंसिडर करेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा हम डिफरेंट पढ़ेंगे। किसी भी बायर का इंटेंशन, कोई सा भी प्रोडक्ट लेते हुए उसका इंटेंशन होता है कि वो अपना पैसा सेव करे वाइल बाइंग दैट प्रोडक्ट। ठीक है, नो बायर वॉन्ट्स टू पे एक्स्ट्रा देन द वर्थ ऑफ दैट प्रोडक्ट। बट इन रियल सेंस आप देखा जाए तो जैसे जैसे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, यू आर बेसिकली ब्लॉकिंग द डेमोग्राफिक ऑफ पीपल हुज अर्निंग्स कैन अफोर्ड दैट प्रोडक्ट। मतलब क्या कि 100 रुपये की चीज़ है, ठीक है, 50 की डिमांड है, मतलब 50 लोग उसे अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस 400 कर दूं तो मैंने इस सारे डेमोग्राफिक को ब्लॉक कर दिया जो कि पहले इस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर पाता था। बायर बेसिकली क्या करना चाहता है, वो अपना पैसा सेव करना चाहता है वाइल परचेसिंग एनीथिंग। लॉ ऑफ सप्लाई समझो। हर एक रिटेलर का या बिजनेसमैन का पर्पस रहता है कि वो अपना बिजनेस चलाए प्रॉफिट कमाने के लिए। द मेन पर्पस ऑफ एनी बिजनेस इज प्रॉफिट। इसी बात है कि अगर कोई प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही होगी तो आई एम विलिंग टू मेक दैट प्रोडक्ट मोर, बिकॉज बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीजिंग प्राइस देयर विल बी इंक्रीजिंग नंबर इन माई प्रॉफिट्स। किसी भी सेलर का इंटेंशन होता है कि वो अपने सेल्स से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए। अभी जो भी बातें बताने जा रहा हूँ that are going to be really important, and you will have to know about the concept of mortgage backed securities that are CDOs in this case. ठीक है, CDOs के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ गो एंड वॉच द सेकंड लेक्चर दैट आई हैव अपलोडेड, द सेकंड एपिसोड। अब आप कहोगे ये डिमांड और सप्लाई क्यों समझाइए, ये तो सबको आता है, मतलब व्हाई डिड यू वेस्ट द टाइम व्हाइल एक्सप्लेनिंग ऑल दिस। नाउ डिमांड एंड सप्लाई प्लेज अ रियली इंपॉर्टेंट रोल इन दिस 2007 का फाइनेंशियल क्राइसिस. So CDOs and mortgage-backed securities are basically similar. There is a little difference that I'm going to tell you further down the line. लेकिन अभी आप इतना समझे कि CDOs और mortgage-backed securities मतलब MBS are basically CDOs. अभी के लिए इतना ही समझते हैं, ठीक है। फैनी मेन नाम के बंदे ने 1981 में ये CDOs या mortgage-backed securities फर्स्ट इशू किए थे, ठीक है। और 1981 में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज उतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब हायर रिटर्न और लोअर रिस्क का जो फंडामेंटल रहता है किसी भी इन्वेस्टर का, वो कोई इन्वेस्टमेंट ऐसे फुलफिल नहीं कर रही थी। सो फैनी मे नाम के बंदे ने CDOs या MBS मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज इन्वेंट की और ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ओपन किया जिसमें रिस्क कम हो और रिटर्न काफ़ी ज़्यादा हो। आते हैं थोड़ी सी बेसिक चीज़ पे। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को जब रियलाइज़ हुआ कि CDOs में या MBS में मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ में रिस्क कम है और रिटर्न ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक से CDO की डिमांड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से बढ़ गई होगी। मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना और भी पैसा लगाना चाहते थे CDOs में या मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ में। लेकिन एक बात समझो कि पैसा लगाने के लिए CDO जनरेट करने पड़ते हैं, और CDOs किस पे डिपेंड थे, मॉर्गेजेस पे। और मॉर्गेजेस किस पे डिपेंड थे, हाउसिंग लोन्स पे। और हाउसिंग लोन्स किस पे डिपेंड थे, number of owners that can actually repay the mortgage loan to the bank or to the holder of mortgage paper। ठीक है, और एक बार मॉर्गेज लिया, पैसे मिले बैंक से, मॉर्गेज पेपर बैंक को गया, मतलब एक CDO की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई। ऐसे बहुत सारे मॉर्गेज पेपर बैंक के पास आ गए, ठीक है, लेट्स से 100, ठीक है। इसका हमने पूल बनाया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सेल किया। अभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या बोलते हैं कि मुझे तो 200 चाहिए, आई वांट टू इन्वेस्ट मोर इन दिस मार्केट।
but there are only 100 people who can actually repay the loan because बैंक उन्हीं लोगों को पैसा देती है जो लोग एक्चुअल में पैसा रिटर्न कर पाते हैं। इसका मतलब यह है कि बैंक हमेशा होम ओनर की या बोरोवर की हमेशा क्रेडिबिलिटी चेक करती है। क्रेडिबिलिटी मतलब क्या? बेसिकली वो अपना लोन रीपे कर पाएगा या नहीं ये चेक करके हमेशा बैंक लोन देती है। तो भाई ये खेल जो शुरू हुआ है इस फाइनेंशियल क्राइसिस का, ये यही से शुरू हुआ। सो बैंक बेसिकली क्या करती थी लेटली, उन लोगों को लोन देने लगी जो लोग एक्चुअल में रीपे नहीं कर पाए थे। ठीक है, मतलब ऐसे लोग जो कभी रीपेमेंट करने की कैपेबिलिटी रखते ही नहीं। लेकिन क्यों करेगी बैंक ऐसा? बैंक का तो लॉस हो जाएगा ना। नहीं, because the CDOs or mortgage-backed securities were sold to institutional investors and cash was poured in back to the bank by the institutional investors, बैंक का इसमें कोई भी लॉस नहीं था। इससे क्या हुआ कि बैंक ने किसी को भी लोन देना शुरू कर दिया। मतलब आओ और लोन ले जाओ, मैं मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज प्रोड्यूस करूंगी और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सेल करूंगी। इससे पहले समझो कि क्रेडिट रेटिंग्स और क्रेडिट रेटिंग कंपनीज क्या करती है। सो क्रेडिट रेटिंग्स कंपनीज का फंक्शन ये है कि किसी भी सिक्योरिटी या इंडिविजुअल की क्रेडिबिलिटी या क्रेडिट रेटिंग को डिफाइन करना। क्रेडिट रेटिंग मतलब बेसिकली क्या? हायर द क्रेडिट रेटिंग लोअर द रिस्क। रिस्क मतलब क्या? कि वो डिफॉल्ट करे उस लोन के अगेंस्ट। मतलब बेसिकली आप ऐसा समझो कि मैंने आपको पैसे दिए और आपने मुझे हर टाइम पे अपना लोन का जो इंस्टॉलमेंट है इंटरेस्ट के साथ टाइम पे वापस किया, तो मैं एज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपको AAA रेटिंग दूंगा। ठीक है, लेकिन आपने पूरा का पूरा लोन डिफॉल्ट कर दिया तो मैं आपको C वाली रेटिंग दूंगा। मतलब इतना समझो कि हायर द क्रेडिट रेटिंग लोअर द रिस्क एंड लोअर द क्रेडिट रेटिंग हायर द रिस्क। रिस्क कम है मतलब क्या है? रिटर्न भी उसका कम है। रिस्क ज़्यादा है मतलब क्या है? रिटर्न उसका ज़्यादा है। मतलब रिस्क और रिटर्न का जो रेशो है या उसका रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। और इस केस में मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ में रिस्क काफ़ी कम था क्योंकि ये सिक्योरिटीज़ बैक की गई थी ऐसे मॉर्गेजेस से जिनके घर की वैल्यू एक्चुअल में थी। उसी वैल्यू की होने की वजह से रिस्क तो कम था और इसकी ही वजह से आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा था। सो वाई वुड नॉट एनी बडी इन्वेस्ट इन दीज मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज? यू ओनली टेल मी। तो हम अभी कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टोरी के साथ। सो बैंक ने बेसिकली किसी भी व्यक्ति को लोन देना शुरू कर दिया। मतलब बैंक ने प्रीडेटरी लोन प्रैक्टिसेस अपनाना शुरू कर दी। प्रीडेटरी लोन प्रैक्टिसेस बेसिकली ऐसा कहती है कि कोई भी आओ और लोन लेके चले जाओ। इट डजेंट मैटर कि आप मुझे फ्यूचर में इसका पेमेंट दोगे या नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ हेल्प करो पेपर फिल करने में और मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी जनरेट करने में। बैंक का इसमें कुछ नहीं जाता था। बैंक को उल्टा पैसा मिलता था और सीडीओज की जो लाइबिलिटी थी वो बैंक शिफ्ट कर रही थी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे। लेकिन इसी वजह से एक डोमिनो इफेक्ट तैयार हो गया। अभी देखो क्या होता है। बैंक अपना क्रेडिट सिस्टम मेंटेन करती थी, मतलब उन्हीं लोगों को लोन देना जो एक्चुअल में रीपे कर पाए फ्यूचर में। उस टाइम पे सिर्फ इतने ही लोग रहते थे जो कि घर ले पाते थे। ठीक है, लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे बैंक ने प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की किसी को भी लोन देने की, तब से ये लोग बढ़ने लगे। और इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि ये जितने भी लोग हैं ना, ये लोग एक्चुअल में अफोर्ड नहीं कर पाते थे ये घर, लेकिन अब बैंक ने इनको लोन देना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये घर वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली इनकी जो डिमांड है इन घरों के टूवर्ड्स बढ़ गई है। सो बेसिक सा फंडा है बॉस कि अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उस चीज़ की, उस कमोडिटी की प्राइस हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये डिमांड आर्टिफिशियली क्रिएट की गई थी क्योंकि रियल में इनकी कैपेबिलिटी ही नहीं थी इन घरों को लेने की। अभी बबल मतलब क्या? बबल इज़ शॉर्ट लिव्ड पीरियड। ठीक है, वो बलून नहीं है या फुग्गा नहीं है जो कि फूले और वैसे ही बना रहे। ठीक है, बबल बर्स्ट्स एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम अराइज। अभी ये बात समझो, प्राइस बढ़ रही थी लेकिन एक्चुअल में उस घर की प्राइस उतनी नहीं थी जितने अमाउंट के मॉर्गेजेस उसके अगेंस्ट इशू किए गए थे। मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो अजम्पशन था कि वो अगर डिफॉल्ट सफ़र करेंगे तो भी उनके पास हाउसेस रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऐसी सिक्योरिटी होल्ड कर रहे थे जिसकी अंडरलाइंग असेट की वैल्यू एक्चुअल में बहुत कम थी। मतलब मॉर्गेज की वैल्यू लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 करोड़ रुपीस थी। ठीक है, $200,000 या 2 करोड़ रुपीस, आप जो समझना है समझ लो। लेकिन उस घर की एक्चुअल में वैल्यू जो थी वो 80 लाख की थी। मतलब अगर डिफॉल्ट भी किया गया होगा
तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लॉस सफ़र करेगा, ठीक है। वो कुछ पैसा अपना ले लेगा उस घर को सेल करके या प्रॉपर्टी को होल्ड करके, जो भी उसका क्राइटेरिया है उसका, लेकिन वो लॉस में चला जाएगा। लेकिन मैंने तो अभी आपको एक ही साइड बताई है, अभी दूसरी साइड समझो। अभी जब मैं लोन लेता हूँ, ठीक है, तब घर की प्राइस जो है एक्चुअल में, बबल की प्राइस नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअल में उस घर की प्राइस 80 लाख रुपए है, ठीक है। लेकिन मुझे लोन इशू किया गया है 2 करोड़ रुपए का, क्योंकि उस घर की वैल्यू 2 करोड़ रुपए है। 2 करोड़ का कभी लोन इशू नहीं होता, उसका पार्ट पेमेंट होता है, लेकिन अभी एग्जाम्पल समझो यार, ठीक है। तो मैं एक्चुअल में बैंक को ज़्यादा पे कर रहा हूँ उस घर की वैल्यू से, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मैं उस घर के अगेंस्ट या उस लोन के अगेंस्ट फ्यूचर में जाके डिफ़ॉल्ट करूँगा, और मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ। और डिफ़ॉल्ट का भी रीज़न समझो। मेरी फर्स्ट प्लेस में कैपेबिलिटी ही नहीं थी उस लोन को चुकता करने की, लेकिन जस्ट बिकॉज बैंक वांटेड टू इशू मॉर्गेजेस एंड इंक्रीज द पूल ऑफ मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, बैंक ने मुझे मेरी हैसियत से ज़्यादा मुझे लोन दे दिया। तो ऑब्वियसली बात है कि मैं डिफ़ॉल्ट करूँगा ही, और डिफ़ॉल्ट हो गया। तो आप बोलोगे कि गित्ते यार तू पागल है क्या, तो तेरे को मालूम था ना तू लोन रिपे नहीं कर पाएगा, तो क्यों लिया तूने लोन? देखिए, बैंक ने जो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की थी लोन देने की, वो बहुत इजी थी। लोन लेना बहुत बड़ी बात है, और लोन मिलना उससे भी बड़ी बात है, ठीक है। बैंक ने प्रिडेटरी लोन प्रैक्टिसेस, जो प्रिडेटरी लेंडिंग प्रैक्टिसेस जो अडॉप्ट की थी, उसमें क्या होता था, इनिशियल रीपेमेंट्स बहुत छोटे छोटे होते थे, ठीक है। वो मेरे मीन्स में थे, ठीक है, वो मैं पे कर पाता था बैंक को। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला जा रहा था, वैसे वैसे ये लोन के रीपेमेंट्स बढ़ते चले जा रहे थे, और यहाँ पे चांसेस ऑफ डिफॉल्ट्स वेर आल्सो गेटिंग इंक्रीज्ड। एक बात समझो, मार्केट पे जो घर थे, नंबर ऑफ हाउसेज दैट वेयर ऑन द मार्केट वेयर लिमिटेड, और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, इसकी वजह से उसके प्राइजेस ऊपर चले गए थे। लेकिन अभी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, अभी आएगा मज़ा। अभी देखो क्या होता है। से मार्केट में सिर्फ अभी 2 हाउसेस हैं, एक बंदे ने डिफ़ॉल्ट किया, वो आ गया घर मार्केट पे, और एक बंदे ने डिफ़ॉल्ट किया, वो भी घर आ गया मार्केट पे, और एक बंदे ने डिफ़ॉल्ट किया, वो घर आ गया मार्केट पे, और एक बंदे ने डिफ़ॉल्ट किया, वो भी घर आ गया मार्केट पे। ऐसे बहुत सारे घर मार्केट पे आते चले गए। मतलब जो सप्लाई पहले लिमिटेड हुआ करता था, वो सप्लाई अब बढ़ने लगा है, ठीक है। वो सप्लाई अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इसका इसका अफेक्ट क्या होगा घर की प्राइजेस पे? घर की प्राइजेस बेसिकली, अगर लेट्स से, ठीक है, लेट्स से 2 करोड़ है, तो वो सीधा चली जाएगी 30 लाख पे, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, बिकॉज नंबर ऑफ डिफॉल्ट्स दैट वेर देयर वेर इंक्रीजिंग डे बाई डे। मतलब आप समझो कि ऐसे लोगों को लोन दिया आपने जो कि एक्चुअल में रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली वो डिफॉल्ट करेंगे, और डिफॉल्ट करेंगे तो क्या होगा, जो हाउसेस उन्होंने लिए थे वो हाउसेस मार्केट पे वापस आ जाएंगे। इसलिए हाउसेस का सप्लाई बढ़ गया, और घरों की कीमत जो है वो कम हो गई। लेकिन अभी एक बात समझो, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज तो 2 करोड़ की इशू की गई थी, लेकिन उस घर की एक्चुअल वैल्यू आज की तारीख में 30 लाख है। कितना बड़ा झटका लगा होगा। इससे आगे भी बहुत कुछ है। अभी आगे क्या हुआ, और कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी, जस्ट टू टीज यू गाइज, देर वॉज अ कंपनी नेम्ड एज AIG, ठीक है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का ये स्पॉन्सरशिप करती थी। ये इंश्योरेंस कंपनी थी, ये पूरी की पूरी डूब गई, जस्ट बिकॉज इसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें थी। वो क्या था, कैसे था, क्या हुआ, ये देखेंगे अगले एपिसोड में।